स्वागत है भैया सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग वाले टॉपिक में इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग है ना, इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा था, थीम बना ली थी। इन ब्रीडिंग के बारे में दोनों मेथड्स अपन ने पढ़ ली थी। अब हम शुरू करते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में पहली मेथड है आउट क्रॉसिंग यानी भिन्न संकरण। नाम से कंफ्यूज मत होना, इट इज़ नॉट टाइप ऑफ क्रॉसिंग मेथड। ये संकरण का प्रकार नहीं है। कई लोग पढ़ते हैं भिन्न संकरण तो समझते हैं ये संकरण का ही एक प्रकार है। नहीं, ये अपने आप में एक सेपरेट मेथड है जिसका संकरण से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ दो कंडीशन अप्लाई होती है, एक तो एक समान नस्ल हो और दूसरा 6 पीढ़ी के बाद में। अगर 6 पीढ़ी के अंदर हो जाता तो ये इनब्रीडिंग बन जाती, लेकिन यहाँ आउट ऑफ 6 जनरेशन है सेम ब्रीड, मतलब साहिवाल का नर है तो साहिवाल की ही मादा है ना, लेकिन इन दोनों में आपस में 6 पीढ़ी तक कोई रिलेशन नहीं है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इस मेथड का फायदा क्या है? तो ये पूरी मेथड केवल एक लाइन के आसपास घूमती है कि अनउत्पादक को उत्पादक में बदलना, है ना, कन्वर्जन ऑफ अनप्रोडक्टिव ब्रीड इनटू प्रोडक्टिव ब्रीड। अब अनप्रोडक्टिव को, बिना दूध देने वाली या कम दूध देने वाली को, खराब हो गई नस्ल को, बेकार हो गई नस्ल को, गिरी हुई नस्ल को सुधारने की, इंप्रूव करने की, विकसित करने की, उत्पादन बढ़ाने की ये मेथड है। यही क्वेश्चन यहाँ से बहुत रिपीट हुआ है, लगभग सारे एग्जाम में आया हुआ है। आपके स्टेट पीएटी, कोई सा भी स्टेट पीएटी हो आपका, है ना, आप लोग चेक करिए अपने अपने स्टेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं, है ना, प्री यूजी एग्जाम्स, उनमें ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हुआ है कि गिरी हुई नस्ल को सुधारने की विधि कौन सी है, अनुत्पादक को उत्पादक में बदलने की मेथड कौन सी है, विच मेथड इज बेस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ अनप्रोडक्टिव ब्रीड इनटू प्रोडक्टिव ब्रीड। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, बीएचयू में भी आया है, आईसीआर में भी आया है ना। अब अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव में बदला कैसे जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्या है कि जो बदल दे प्रोडक्टिव में? हमने तो सुना था पिछली बार कि 6 पीढ़ी के अगर अंदर हो एक समान नस्ल, यानी कि सम और अंतर वंश प्रजनन, क्लोज और लाइन ब्रीडिंग, तो वहां तो खराब हो रही थी भाई, वहां तो प्रोडक्शन घट रहा था, गाय दूध देना कम कर रही थी, बीमारियां हो रही थी, पैतृक रोग, अनुवांशिक रोग आ रहे थे, तो वहां तो जो है और नस्ल उल्टी खराब हो रही थी। अब 6 पीढ़ी के बाद में ऐसा क्या हो रहा है कि खराब सुधर जा रही है? तो बोले वही तो यहाँ लॉजिक है। तो बोले पहले तो एक बात समझ लो कि ये पूरी मेथड जो है ये डिपेंड करती है एडिटिव इफेक्ट पर। व्हाट इज एडिटिव इफेक्ट? योगात्मक प्रभाव क्या है ना। तो समझो कि व्हेन अ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स इट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। जब कोई एक गुण, एक लक्षण एक से ज्यादा जीन द्वारा नियंत्रित होता हो तो इसको एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। और इन जीन्स में होने वाली वंशागति को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी, बहुजीनी वंशागति। अब ये कैसे होता है समझो जरा। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जनरली हमने सुना है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, कि लक्षणों का नियंत्रण जीन करते हैं, है ना, कि हमारे बाल काले हैं तो जीन्स के कारण कंट्रोल हो रहे हैं, हमारी आंखें यदि ब्राउन है तो जीन्स से कंट्रोल हो रहे हैं, स्किन का कलर यदि अपना जैसा भी है वो जीन्स के कारण कंट्रोल। पर बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक से ज़्यादा जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं, एक अकेले जीन का काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, चाहे मिल्क का हो, एग का हो, मीट का हो, बॉडी वेट हो, बॉडी वेट मतलब मीट, सीधी सी बात है ना, वृद्धि की दर हो, ये सारे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं एक से ज़्यादा जीन द्वारा। जैसे अपनी त्वचा का कलर हो, आंखों का कलर हो, मोर देन वन जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये सब योगात्मक प्रभाव द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब दूध देना भी ऐसा ही एक गुण है। तो क्या हो रहा है इस मेथड में कि हम इस एडिटिव इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं तो समझना जरा। पहले तो ये समझ में आ गया एडिटिव इफेक्ट क्या है ना। जैसे और इसको एग्जांपल से समझा दूं मैं कि दूध उत्पादन, और ये कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन्स द्वारा कंट्रोल होता है। ये समझो आसपास बैठे हैं जीन्स, ठीक है। अब इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी दूध का उत्पादन उतना ज़्यादा होगा, संख्या जितनी कम होगी उत्पादन घटेगा। और इन जीन्स में होने वाली वंशागति, वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, हेरिटेंसी, है ना। तो जाना कब होगा? जब माता पिता द्वारा संतान को जन्म दिया जाएगा, जब दो जीव द्वारा एक नया जीव पैदा किया जाएगा। तो उन दोनों जीवों द्वारा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स दी जाती है, मेल से स्पर्म सेल
शुक्राणु कोशिका, मादा से ओवम या एग सेल अंडाणु कोशिका, अंडाणु भी ये जीन्स लेके आएगा, शुक्राणु भी ये जीन्स लेके आएगा, और दोनों तरफ से जब इकट्ठे होंगे तो फिर वही मिलकर के योगात्मक प्रभाव दिखाएंगे। आई कहानी समझ में। अब इस मेथड में अपन क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने गाँव में तुम लोगों ने देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि कहते हैं गुजरात से गाय खरीद के लाए, राजस्थान से भैंस खरीद के लाए, पर ऐसा कम सुनने में मिलता है कि गुजरात से जो है वो सांड खरीद के लाए, कि राजस्थान से भैंसा खरीद के ले आए अपने गांव में। ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो लोग क्या करते हैं कि वो जो गाय खरीद के लाए, मान लो साहिवाल, तुम गए मस्त गुजरात गए और गीर खरीद के लाए, साहिवाल छोड़ो, ये गीर आ गई तुम्हारे पास, 5 गीर है, ठीक है, बढ़िया गीर तुम्हारे पास, गांव में तुम घूम रहे हो सीना तान के, अरे मैं तो गीर ले आया हूं, अब तो डेयरी फार्म खोल लूंगा, धूम मचा दूंगा अब तो। अब ये 5 गिर कब उत्पादन करेगी दूध का? आपने तो बोल दिया ये तो 25-25 लीटर दूध देती है, रोज 125 लीटर दूध एक टाइम में निकलेगा, पर बोले इनके उत्पादन के लिए इनका प्रजनन जरूरी है। जब ये भैयों को जन्म देगी तभी जाके ये दूध उत्पादन करेगी। अब जन्म ये अकेले दे नहीं सकती, एक और भी चाहिए, विपरीत लिंगी पशु। तो आपने ढूंढने गए सांड देवता। अब आपको वही पुरानी आदत है, सांड देवता कौन? बोले वो गाँव में समाज सेवी जो घूम रहा है सांड, वही वाला। हर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, आवारा सांड घूमते रहते हैं सड़कों पे, है ना, इधर बटक पे और उसके जांग वाले हिस्से पे कहीं त्रिशूल बना हुआ है तो कहीं स्वास्तिक बना हुआ है, तो बेचारे पे लोहे का रॉड गर्म करके चिपका के उस पर रंगोली बना देते हैं पूरे पे। तो वही वाला जो सांड जो है वो गुजर रहा था आपके यहाँ। इधर जो है गाय है 4 गीर, इनमें उस समय पे ईस्ट्रस का टाइम चल रहा है, प्रजनन का समय चल रहा है। अब प्रजनन करवाने के लिए, सहवास करवाने के लिए आप सांड देवता ढूंढने निकले, आपको वही समाज सेवी दिख गया, आपने बुलाया, भैया आओ जरा थोड़ी सेवाएं दे दो। वो आया, वो सेवाएं दे के चला गया। अब ये गर्भावस्था चल रही है, भैयू भी आ गया, दूध उत्पादन भी इनमें खूब देखने को मिल रहा है। जैसा आपने सोचा था 25 लीटर, खूब और अच्छी खिलाई करोगे तो हो सकता है 25 से 30 हो जाए। अब ये 25 लीटर ये तो दे रही है, लेकिन इनकी संतान जो आई है 5 की, मान लो कि 5 बछिया आ गई। अब ये 5 बछिया के बारे में गांव वाले पूछेंगे, भैया ये बड़ी होगी तो ये भी 25 लीटर दूध देगी? बोले ये भी तो गीर की बच्ची है, ये भी गीर। आप भी खुश, बोले हाँ हमारे पास तो गीर अब 10 हो जाएगी, ये भी देगी 25 लीटर दूध। लेकिन आप क्या देखते हो, 3 साल के बाद में जब ये बड़ी होती है, प्रजनन आप इनका करवाते हो, प्रजनन करवाने के लिए फिर आप वही समाज सेवी ढूंढ लेते हो, सांड देवता। अब आप सोचो कि ये जो नस्ल है, इनसे आने वाला दूध उत्पादन, या कहें कि ये जब दूध उत्पादन करेगी तो क्या 25 लीटर होगा? लोगों की एक्सपेक्टेशन है होना चाहिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अकेले इसके गुण नहीं हैं, इसके भी तो हैं सांड देवता के, जो कि कौन है? गांव के समाज सेवी आवारा। अरे वो तो फालतू है ना बेचारा, उसकी तो नस्ल खराब है, उसमें कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है। अब इसने जो 50% गुण दिए हैं वो दूध उत्पादन बढ़वाएंगे नहीं, वो उल्टा घटाएंगे। और अब गीर के, शुद्ध गीर के गुण कितने बच गए आने वाली संतान में? 50%। इसकी और आने वाली संतान में घट के 25 रह जाएंगे अगर यही रवैया चलता रहा तो हमारे देश में अवेयरनेस की कमी रही और इसी कारण धीरे धीरे उत्पादन घटता गया। भाई हम तो सुनते हैं कि महाभारत काल में कृष्ण कन्हैया जो है गाय चराते थे और दूध की नदियां बहती थी, अब तो छोटे नाले भी नहीं दिखते, किधर गया दूध? अब तो सब नकली नकली दूध के धंधे चल रहे। तो बोले भैया गड़बड़ यहाँ हो गई कि हम सिलेक्शन नहीं कर पाए, हम अच्छे पशु का चयन नहीं कर पाए, हमारी योग्यता में ये कमी रह गई। तो यहाँ जो है ये शुद्ध गीर से, अगर शुद्ध गीर का ही नर उपयोग करते तो शुद्धता बरकरार रहती, पीढ़ियों में सुधार होता रहता। तो बोले अब ये नस्ल जो है गिर चुकी है, 25 लीटर था, इधर खराब सांड का उपयोग किया, आने वाली पीढ़ी में जो है 25 लीटर की जगह हो सकता है 15 ही लीटर देखने को मिले। अब क्या करें? बोले अब इनमें तो उत्पादन खराब हो गया, लेकिन नाम तो इनका भी वही है, हम कहते हैं गीर है तो, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध गीर है क्या? नहीं है। आप बाहर से देख के भले वो थोड़ी गीर जैसी दिख रही है, आपको भले फिनोटाइप लग रहा है कि ये गीर के ही कैरेक्टर वाली है, लेकिन जीनोटाइप आप देखेंगे तो प्योर जीन्स या प्योर जीनोम स्ट्रक्चर उसका गीर वाला नहीं है, वो खराब हो चुका है उस नर के कारण, समाजसेवी के कारण। तो बोले अब इनको सुधारने के लिए क्या करें? बोले यही तो विधि है सुधारने की, भिन्न संकरण। बोले हमने जो नर लिया वही मादा ली है, लेकिन 6 पीढ़ी के बाद उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए 6 तक, और जो नर लेंगे वो कैसा लेंगे? शुद्ध लेंगे। तो ये जो मादाएं थी इनके लिए शुद्ध नर लिया, किसका? गीर का नर।
जिसमें क्षमता है कितना लीटर दूध उत्पादन करवाने की, 25 लीटर। अब बोले सर नर थोड़ी दूध उत्पादन करता है। हाँ तो भैया बिल्कुल नहीं करता है, मैंने भी कहीं नहीं देखा। लेकिन इस नर द्वारा जो जीन्स दिए जा रहे हैं वो जीन्स तो उत्पादन करवाएंगे ना। अब आप कहोगे क्या नर भी वो दूध वाले जीन देगा क्या? बिल्कुल देगा भाई। शरीर में तो उसके हैं सारे जीन्स है, उसकी कोशिकाओं में भी वही जो मादा के शरीर में। बस ये है कि उन जीन्स को अपीयर होने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को दर्शाने के लिए वो तंत्र नहीं है पूर्ण विकसित। नर में दुग्ध क्षरण तंत्र होता है क्या? होता है, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता। तो बोले वही पूर्ण विकसित तंत्र है मादा पशु में। तो जब जीन्स दिए जाएंगे तो उनको काम करने के लिए जगह मिल जाएगी। जगह मिल जाएगी तो खूब कूद कूद के काम करेंगे उधर जाके। तो बोले ऐसे नर का उपयोग किया, गिर का नर। और ये जो अशुद्ध हो गई थी, है ना, जो खराब हो गई थी, जिनका उत्पादन गिर गया था, है ना, तो अनुत्पादक हो गई थी, जब ये शुद्ध नर से मिलाई जाएगी। यहाँ 15 लीटर है, इनमें 25 लीटर दूध उत्पादन करवाने वाले जीन्स है, इसके पास 15 लीटर दूध उत्पादन करवाने वाले जीन्स है। जब दोनों के आधे आधे आएंगे, अरे भाई जब संतान आती है तो आधे आधे कैरेक्टर जाते हैं कि पूरे पूरे घुस जाते हैं? आधे आधे जाते हैं, 50% जाते हैं क्रोमोसोम्स जो है सेपरेट होके। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 15। अगर इन दोनों का अपन एवरेज भी निकालें तो उत्पादन 15 से बढ़ के 20 तो होगा ही होगा पहली जनरेशन में। दूसरी में हो सकता 22 हो जाए। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि 15 से तो बढ़कर आएगा, मतलब अनुत्पादक बदल जाएगी किसमें? उत्पादक में। गिरी हुई नस्ल को सुधारा जाएगा किस विधि से? भिन्न संकरण से। अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव में बदला जाएगा भिन्न संकरण से। आई कथा समझ में? ये चल रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि बोले आने वाली संतान में वो जो जीन्स थे, मान लो कि इनके पास में यहाँ पे 50 जीन्स थे और इसके पास में है 100 जीन्स। मान लो यहां से 50, यहां से 100, आधे आधे जाएंगे। तो आधे जब यहां से 50 के आधे गए मतलब 25, और यहां 100 के आधे मतलब 50, तो टोटल कितने हो गए? 25 और 50 75 आने वाली संतान में। इसके पास उत्पादन वाले जीन कितने थे? 50, और संतान में हो गए 75। बढ़े कि नहीं बढ़े? तो बताओ उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आई कहानी समझ में? तो इस तरह से उत्पादन बढ़ेगा, अनुत्पादक बदलेगी उत्पादक में। यही काम चलता है संकरण में भी, लेकिन संकरण में यह काम होता है क्विक, तुरंत, है ना। पहली ही पीढ़ी में उत्पादन इतना बढ़ जाता है कि माता पिता से भी अच्छी हो जाती है संतान कुछ गुणों में। तो हाइब्रिड विगर आने लगता है वहां, तो संकर हो जाता है, क्योंकि वहां पे नस्ल ही बदल दी। कहां साहिवाल एक जैसी नस्ल ले रहे, गिर ले रहे। यहां तो अपन वहां क्या करते हैं, एक जर्सी ले लिया और एक अपनी जो है लोकल गाय ले ली, इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है। ब्राउन स्विस ले ली और साहिवाल ले ली, सीधे करन स्विस आ जाती है ना। कहां साहिवाल 2150 लीटर दूध था और करन स्विस में 3300 से 3400 लीटर हो जाता है। तो इतना ज्यादा वेरी करता है। क्यों? क्योंकि विदेशी पशु का उत्पादन बहुत हाई होता है, और इसके कारण जो उत्पादन वाले जीन्स हैं, जो एडिटिव इफेक्ट में हैं दूध उत्पादन वाले, वो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, और इसीलिए उत्पादन तुरंत बढ़ता है। आई कहानी समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना। वहां भी वही होगा, आगे संकरण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो एडिटिव इफेक्ट समझ में आ गया कि जब एक कोई गुण कई सारे जीन द्वारा मिलकर के, ऐड होकर के योगात्मक प्रभाव से कंट्रोल होता हो तो इसको एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, योगात्मक प्रभाव कहते हैं। और इन जीन्स में होने वाली वंशागति, एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को कहते हैं बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसी, है ना। तो ये हो गया भैया आउट क्रॉसिंग, और यही सारे आउट क्रॉसिंग के कैरेक्टर्स हैं, है ना। यही लाभ है इसके, इसमें कोई हानि नहीं है। तो बस यही बात ध्यान रखना भैया कि औसत झुंड को, है ना, सुधारने की विधि। अब यहाँ पे बेकार को सुधारने की विधि, लेकिन इसका यूज कब करेंगे? यूटिलिटी कब है इसकी, उपयोगिता कब है इसकी? व्हेन सीड स्टॉक ब्रीड, या कहें कि जब समूह औसत से भी कमजोर हो जाए, जब झुंड औसत से भी खराब हो जाए। When seed stock is weak and lower than average herd, just opposite of inbreeding। पिछली बार जो हमने अंतर प्रजनन पढ़ा उसका विपरीत, है ना, कि जब समूह औसत से भी खराब हो जाए। जैसे गिर का औसत उत्पादन अपन ने कितना कहा? 25 लीटर, और यहां पे कितना देखने को मिलने लगा था? 15 लीटर। औसत से भी खराब हो गया था, तब जाके इस विधि का उपयोग है। अरे पहले से ही अच्छा होता तो उपयोग करते क्यों? तो ये आ गई होगी कहानी आपको समझ में, है ना, कि बहुजीनी वंशागति क्या, योगात्मक प्रभाव क्या है, उपयोगिता क्या है इस मेथड की, अनुत्पादक को उत्पादक में कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से इस विधि से
उत्पादक नस्ल प्राप्त की जा सकती है। ये एक ही लाइन है मेन, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया भैया कंप्लीट। कई सारे लोग पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब होगी, तो भैया मैं पहले भी बोल चुका हूँ जुलाई में पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में पूरे चांस है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। कुछ बच्चे, नए बच्चे अदर स्टेट के भी और एमपी के भी, जो अभी अगले सेशन के लिए या इसी सेशन में क्रेज के लिए या दूसरी चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स की मांग करते हैं, भैया पीडीएफ में नोट्स देना पॉसिबल नहीं होगा। हार्ड कॉपी में आप लोगों को कोरियर कर दिया जाएगा, है ना। व्हाट्सएप नंबर सबके पास में है 9691829192। नाम, तहसील, जिला और योग्यता 10वीं 12वीं क्या पास कर चुके हो, कितने % से, ठीक है। उसके बाद ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नोट्स या क्वेश्चन कलेक्शन की आपको नीड है तो आप उस पर सेंड करिएगा, ये नीड है। जो भी उसकी फोटोकॉपी चार्ज और कोरियर चार्ज होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। इतना है, आपको लगे तो आप कंफर्म कर दीजिएगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा 4-5 दिन में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो भैया। तो पीएटी होगी, 12वीं जनरल प्रमोशन हो रहा है, किस बेसिस पे होगा ये अभी क्लियर नहीं किया है शिक्षा मंत्रालय ने अपने, है ना। तो बहुत जल्द उस पर ही चर्चा हो रही है, क्लियर हो जाएगा। जो सीबीएसई करेगा वही एमपी बोर्ड करेगा। एमपी बोर्ड पीछे चलता है सीबीएसई के, कुछ नया नहीं करने वाला, है ना। तो तैयारी रखिए आप लोग अपनी, और डेफिनेटली मान के चलिए कि जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन पक्का है। अंत भला तो सब भला, है ना। पिछली बार से भी कट ऑफ गिरने वाला है, बढ़ने नहीं वाला, ये तय है, ये ध्यान रखिए। तो जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं ऑफलाइन क्लास के भरोसे या दूसरी चीज़ों के भरोसे, पढ़ना आपको ही है ना। फिर आप यहाँ वीडियो लेक्चर में देख के हेल्प लीजिए, नोट्स पढ़िए, डाउट्स को जो है अपने ग्रुप में शेयर करिए, डाउट सेशन लगाइए। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इसी तरह ही आपको तैयारी करना और मेंटली प्रिपेयर रहिए। शायद आगे भी यही हो, तीसरी लहर की बातें हम लोग सुन ही चुके हैं, है ना। तो जो भी होगा खैर आगे सामने होगा, पर अभी फिलहाल आप तैयारी जारी रखिए, तैयारी बंद मत करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक होगा संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग। और संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग के जो टाइप्स हैं कोशिश करूंगा कम टाइम में उनको भी कवर करूं, है ना। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन होगी। अगर आपको डाउट है कोई किसी क्वेश्चन में, तो जब क्लास लग रही है उसी के नीचे ही अपना डाउट भी डाल दीजिए, ताकि मैं उसका जवाब दे दूं वहीं पे, है ना। ग्रुप में सब लोगों को अलग अलग जवाब देना पॉसिबल नहीं है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ जवाब देना ज़्यादा सही रहता है। चलिए अभी इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।